गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग आज पेपर 2 यूनिट 6 में आहार एवं पोषण वाला जो फूड एंड न्यूट्रिशंस वाला है उसके जो पीवाईक्यू अब तक पूछे गए हैं उसके पीवाईक्यू हम लोग करेंगे और उसमें से जितने क्वेश्चंस हैं उसको व्याख्या सहित करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग दिसंबर 2025 में एक सवाल पूछा गया उस पर आते हैं। वसा का शरीर में अवशोषण या स्वांगीकरण किसके द्वारा होता है? यानी वसा फैट जो फाइनली प्रोडक्ट बना वो किसके द्वारा ब्लड में मिलाया जाता है? कहना ये क्वेश्चन ये चाह रहे हैं कि फैट को छोटी आंत से कौन खींचता है? सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं, सिरा, लसा वाहिनी, वसा लसिका वाहिनी, लेक्टियल और धमनी। तो इसका है वसा लसिका वाहिनी, लेक्टियल होता है। जब हम लोग लसिका ग्रंथ पढ़ते हैं, इम्यून सिस्टम पढ़ते हैं, उसमें इसकी चर्चा खास करके आती है इम्यून सिस्टम वाले में। सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं नहीं खींच पाती क्योंकि इसके अणु बड़े होते हैं, उसमें नहीं जा पाता, इसके अलग से सिस्टम होता है। लेक्टियल जो है वो खींचता है इसको, इसीलिए उसको मिल्क डक्ट भी कहा जाता है। वो खींचता है और खींच करके बाद में फिर वो ब्लड में मिलता तो है, लेकिन ये लेक्टियल के द्वारा अवशोषित किया जाता है, एब्जॉर्प्शन इसके द्वारा होता है। अब एक क्वेश्चन है जून 2025 का, कौन से प्रो विटामिन शरीर के भीतर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है? अब बहुत ध्यान से देखिएगा, एमसीक्यू में क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करता है। इसमें 4 ऑप्शन है, कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, थायमीन और साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन क्या होता है, कोई बता सकते हैं? थायमीन क्या होता है? पहले दो चीज का कोई बता सकते हैं क्या होता है? थायमीन क्या होता है? थायमीन किसको कहते हैं? विटामिन 1 को। विटामिन B1, यही ना प्रियंका जी? ठीक है। साइनोकोबालामीन क्या होता है? विटामिन B12। विटामिन B12। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो ये दोनों नहीं होगा। अब कैरोटीन और बीटा कैरोटीन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, हालांकि आप लोग जवाब दे रहे हैं बीटा कैरोटीन सही उत्तर है, बिल्कुल सही है। कैरोटीन समाज का ही बीटा कैरोटीन हुआ, तो एक में तो पूरे परिवार का नाम लिखा है, एक में पर्टिकुलर नाम दिया हुआ, तो बीटा कैरोटीन ही सही उत्तर होगा। ये विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, सही उत्तर माना गया है। बीटा कैरोटीन एक प्राकृतिक लाल नारंगी रंग का द्रव्य है जो इसी कैरोटीन यानी कैरोटीनॉइड नाम के यौगिक के वर्ग का है, उसी के परिवार का है। कई फलों, सब्जियों, पौधों में पाया जाता है और मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद ये आवश्यक पोषक तत्व यानी विटामिन ए रेटिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। जो विटामिन ए हम लोग डायरेक्ट नहीं लेते हैं, बीटा कैरोटीन होता है, गाजर भी खाते हैं, बीटा कैरोटीन ले रहे हैं, उससे वो जाकर के अंदर परिवर्तित होता है। अब बात आई है प्रोविटामिन। प्रोविटामिन क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस, ऐसा यौगिक है जिसमें स्वयं कोई विटामिन गतिविधि तो नहीं होती है, लेकिन जब शरीर के अंदर वो पहुंचता है तब मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया से गुजरने के बाद वो विटामिन में बदल जाता है। ये वेज आइटम्स में ये दिक्कत होती है। नॉन वेज वाले में डायरेक्ट आपको विटामिन मिल जाएगा, लेकिन वेज वाले आइटम में विटामिन ए के लिए आपको वो अंदर जाकर के परिवर्तित होता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि विटामिन ए जो है वेज आइटम से डायरेक्ट ना मिलकर बहुत ज्यादा खाने पर थोड़ा मिलेगा और नॉन वेज से ज्यादा मिल जाता है, तो ये थोड़ा सा होता है। थायमीन हमने कहा था क्या होता है? विटामिन B1 का नाम थायमीन है। साइनोकोबालामीन विटामिन B12 का नाम है। ये जैसे आपका माइक बंद है तो इसको बोलते भी जाइए, जब आप बोलते जाएंगे तो आपके माइंड में, चित्त में बैठता जाएगा, ये सब नाम आएगा। हो सकता है थायमीन B1 है या क्या है, साइनोकोबालामीन क्या है, ये भी मैच 1 मैच 2 में दिया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, एक तरफ सब्जियों के नाम है, एक तरफ उस सब्जी में कौन से रसायन पाए जाते हैं, केमिकल हैं, उस केमिकल का नाम दिया हुआ है, उसको मैच करना है। जैसे यहाँ पर है, ऐसे ले लेते हैं, नारंगी रंग की सब्जी में क्या पाया जाता है, लाल रंग की सब्जी में क्या, गाढ़े लाल रंग की सब्जी में क्या, नीली तथा बैगनी रंग की सब्जियों में क्या है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। उम्मीद है आप लोग पहले से तैयारी करके आए ही होंगे, तो बता देंगे। नारंगी रंग की सब्जियों में कैरोटीनाइड होता है, बिल्कुल सही बात है, भारती ठीक कह रही है। कैरोटीनाइड में
हाँ बीटा कैरोटीन, लेकिन तो नारंगी रंग में दिया हुआ है। बीटा कैरोटीन गाजर के ऐसा हो गया। बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, बीटा क्रिप्टोक्सेंथीन, ल्यूटीन और जक्सेंथीन होता है नारंगी रंग वाले में। लाल रंग की सब्जियों में दो रसायन पाए जाते हैं, लाइकोपिन और एंथोसाइनिन। और गाढ़ा लाल रंग जो होता है जैसे चुकंदर है, उसमें एंथोसाइनिन के अलावा बीटालेंस पाया जाता है। एंथोसाइलिन और बीटालेंस पाया जाता है। इसे गहरा लाल और बैगनी रंग प्रदान करता है। और कुछ है क्या? हाँ, नीला और बैगनी रंग यहाँ अलग से भी एक है। इसमें इसमें भी एंथोसाइनिन पाया जाता है। एंथोसाइनिन गाढ़े लाल रंग में भी और नीली तथा बैगनी रंग में भी पाया जाता है। जल में घुलनशील है, जो लाल, बैगनी और नीले रंग के लिए जिम्मेदार है। हालांकि बहुत सारी चीजें बहुत सारी सब्जियों में होता है, लेकिन जिसमें जिसकी अधिकता होती है उसके हिसाब से यहाँ ऑप्शन को लगाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से ऑप्शन है, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। तीसरे में पहला का तीसरा है, बी का 1 है लाल रंग लाइकोपिन, सी का गाढ़े वाले का 2 है बीटा लाइनस और नीली बैगनी वाले का डी का चौथा ही है एंथोसाइनिन। क्योंकि इसमें मात्रा ज्यादा है इसलिए ऐसा कहा गया है। ये कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक रहेगा। क्या पता पूछते तो आसान रहेगा करने में। ठीक है। अब एक तरफ सूची 1 सूची 2 का मिलान करना, एक तरफ पोषक तत्व है, दूसरी तरफ है अल्प पोषण के लक्षण। पोषक तत्व है और इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा वो कहा गया है। ये तो कुछ ये गलत कुछ लिखा हुआ है, ये कुछ गलत है। रक्तस्राव, ठीक है, अधिक रक्तस्राव होगा ना, अत्यधिक रक्तस्राव। आप दिख रहा है। दिख गया ना? आइए, बोलोगे तो पता चलेगा। ठीक है, अब इसमें नियासिन है, स्कॉर्बिक एसिड है, मैग्नीशियम है और थियामीन है। इधर अत्यधिक रक्तस्राव है, टिटेनी है, पॉलीन्यूराइट्स है, अतिसार, मनोभ्रंश और त्वचा प्रग्रह डर्मेटाइटिस है। अब देखिए इसमें से कौन सा होगा, एक बार कोई देख लीजिए। नियासिन, स्कॉर्बिक एसिड, नियासिन, अतिसार, मनोभ्रम एवं त्वचा प्रग्रह। एक होगा। बाकी लोग देखिए एक बार, कोशिश कीजिए। जब कोई आएंगे नहीं, एक आशा जी ने कहा हुआ है तो हम लोग ऐसा करते हैं तो पहले इसकी व्याख्या में आते हैं, उसके बाद फिर से देखिएगा। व्याख्या में आते हैं, नियासिन आते हैं। विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है। त्वचा से संबंधित रोग, पाचन तंत्र प्रभावित करता है, दस्त भी इसमें लगता है अगर इसकी कमी हो जाए तो। स्कॉर्बिक एसिड विटामिन C हो गया, इसकी गंभीर कमी होने पर क्या होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन C से स्कर्वी हो गया। त्वचा में, मांसपेशियों में, जोड़ों के नीचे रक्तस्राव होना शुरू हो जाता है, आसानी से रक्तस्राव हो जाता है स्कॉर्बिक एसिड से। स्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी और रक्तस्राव। मैग्नीशियम की कमी हो गया ज्यादा तो मांसपेशियों में दर्द होगा, ऐंठन होना शुरू हो जाएगा। कहते हैं बहुत लोग अंगड़ाई ले रहे हैं बिना मतलब के। नसों मांसपेशियों में की उत्तेजना बढ़ जाती है, समस्या उत्पन्न होती है, इसको टिटेनी कहा जाता है, टिटेनी कहा जाता है। उसके बाद है थायमीन, जिसको विटामिन B1 कहा जाता है। उसकी कमी से मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बाहर जो नसें हैं उसमें दिक्कत हो जाती है, सूजन आ जाता है, जिसको पॉलीन्यूराइट्स कहते हैं। थायमीन से पॉलीन्यूराइट्स कहते हैं। ठीक है, आइए अब देखिए, अब इसको देखने की कोशिश कीजिए कि क्या सही होगा। अब नियासिन का कौन सा हो गया? और हो गया अतिसार। नियासिन का हो गया अतिसार। ठीक है, स्कॉर्बिक एसिड का क्या हो गया? स्कर्वी। स्कर्वी तो दिया नहीं है तो रक्तस्राव हो गया। मैग्नीशियम में क्या हो जाएगा? टिटेनी। मैग्नीशियम में टिटेनी हो जाएगा। मैग्नीशियम में टिटेनी है। ठीक है, थियामीन में पॉलीन्यूराइट्स। पॉलीन्यूराइट्स होगा। ठीक है, पॉलीन्यूराइट्स। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, आइए अगले सवाल पर आते हैं। पढ़ के नहीं आए हैं इसका मतलब। यहाँ पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है और एमसीक्यू में कंफ्यूजन होती ही है। सूजन रोधी पोषक तत्व, एंटी इंफ्लामेटरी न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? 5 नाम दिया गया है, 5 नाम है, उस 5 नाम में देखना है। ACD सार्थक। विटामिन अच्छा, A, आपने टेस्ट किया? ओमेगा 3,
ओमेगा 3 और पोटेशियम। पोटेशियम। B, C, D, sir. कैल्शियम होगा बी कि डी, सेकेंड ऑप्शन। बी से डी होगा, ए से डी होगा? बी विटामिन ए है सर C, इसमें, E. और ओमेगा 3 भी है, फैटी एसिड। दरअसल इसमें कंफ्यूजन मैंने पहले बोल दिया, इसमें डालोगे ना तो सारा ही आएगा कि सूजन रोधी सब किसी न किसी रूप में काम कर रहे हैं। ये कंफ्यूजिंग वाला सवाल है, लेकिन एनटीए ने माना है ए, सी और डी माना है। ए सी डी है किसी में? पहला वाला है, एनटीए ने पहला ही माना है सही, ए सी डी को माना है। ठीक है, क्योंकि अब मोस्ट अप्रोप्रिएट में क्या है कि ए वाला तो है ही और डी वाला तो है ही, ए डी तो कंफर्म है ही, तो ए डी के साथ में कॉम्बिनेशन एक सी वाला दे दिया हुआ, इसीलिए पहला उत्तर सही है। तो एमसीक्यू में बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। ए और सी तो है ही है। अब अगर आप इधर मारोगे ना तो विटामिन ए भी बोलेगा हाँ वो भी है, पोटासियम भी बोलेगा हाँ वो भी है एंटी इंफ्लामेटरी, बी कॉम्प्लेक्स बोलेगा बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत एंटी इंफ्लामेटरी ये भी है। ए और डी तो मस्ट है, तो ए डी की जिसमें है वो होगा, बाकी में ए डी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ए सी और डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेरसेटिन ये क्या है, इसके लिए कहा ही जाता है ये नेचुरल जो है एंटी इंफ्लामेटरी न्यूट्रिएंट्स है, उन एंजाइम्स के स्राव को रोकता है जो सूजन पैदा करता है, और इसमें होता है, प्याज में होता है, सेब में होता है, अंगूर में होता है, जामुन में होता है, खट्टे फल में, ग्रीन टी में, ब्लैक टी में ये पाया जाता है, पीले रंग का ये पदार्थ होता है। और बी कॉम्प्लेक्स हालांकि सूजन को ये भी कम करता है लेकिन कम मात्रा में, हालांकि खास करके ये जो है आपको नर्वस सिस्टम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सूजन को इसमें भी कहा गया कम करता है लेकिन ये कम मात्रा में करता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड ये तो करता ही करता है, सूजन को कम ये करता ही है, सूजन रोधी तो है ही। तो ए वाला और डी वाला ये तो था ही, अब बी को बीच में जोड़ा गया है इसीलिए वहां आया हुआ, नहीं तो ए भी आप मारोगे कहीं पर भी किसी किताब में तो ए वाला भी आता है। ये एक कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन एमसीक्यू में ऐसे ही चलता है, क्या करें। अगले सवाल पर आते हैं। वे खाद्य समूह जो शर्करा को छोटी आंत में धीरे धीरे मुक्त करने और रक्त में उसके अवशोषण में सहायक होते हैं निम्नलिखित में नामों से जाने जाते हैं। द फूड ग्रुप which favors slow release of sugar into small intestine and its absorption into blood are known as low GI foods। यानी कंफ्यूजन है। जीआई फूड्स जो है इसको तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा होगा तो इसको एक बार देख लेते हैं। जीआई का अर्थ होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जीआई मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इंडेक्स मतलब क्या होता है, किसी चीज का पैमाना, इंडेक्स कितना जा रहा है ऊपर उसका काटा। इंडेक्स एक पैमाना होता है जो बताता है कि कार्बोहाइड्रेट वाला जो भोजन आपने किया है वो कितनी जल्दी कार्बोहाइड्रेट पाचन होकर के टूट करके ग्लूकोज को बना देगा और कितना स्तर तक बढ़ाएगा। वो जो लेवल बढ़ाएगा उसी लेवल के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन से 3 कैटेगरी में बांटा गया है? लो जीआई फूड, मीडियम जीआई फूड और हाई जीआई फूड। 3 कैटेगरी में, लो जीआई, मीडियम जीआई और हाई जीआई, यानी जो बहुत ज्यादा ग्लूकोज बढ़ाएगा तो दिक्कत होगी। तो लो जीआई का जो है ये भी हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। लो जीआई फूड जो है उसका इंडेक्स है 55। ये धीरे धीरे पचता है, ब्लड शुगर को एकदम से नहीं बढ़ने देता, धीरे धीरे पचेगा, 55 तक इसका इंडेक्स बताया गया है ऐसा। ये धीरे धीरे पचते हैं, इसका स्कोर 55 या उससे कम होता है, मैक्सिमम 55 है। हरी सब्जियां, राजमा, चना इसके लो जीआई के उसमें कैटेगरी में आता है। मीडियम जीआई वाला 55 से लेकर के, यानी 55 के बाद 56 से लेकर के 69, ये याद रखना पड़ेगा, क्या पता पूछ ले। 56 से 69 ये भी धीरे धीरे पचता है और ब्लड शुगर को एकदम से नहीं बढ़ने देता है, जैसे केला है, शकरकंद है, लेकिन ये इसके मुकाबले, लो जीआई के मुकाबले थोड़ा जल्दी ग्लूकोज बना देगा। हाई जीआई वाला तो तुरंत बना देगा बहुत तेजी से, ये 69 तक है, उससे आगे 70 से लेके 100 तक तुरंत जो है आपको बना देता है। जैसे व्हाइट ब्रेड है, सफेद चावल जो खाते हैं, आलू है, मक्का है, चीनी है, ये सारी चीजें हाई जीआई फूड में आ गया, ये सारी चीजें तुरंत बना देता है। और नील जीआई फूड भी होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है,
तो वो फिर ब्लड शर्करा पर यानी ब्लड शुगर पर प्रभाव नहीं डालता है। तो क्वेश्चन बहुत आसान था। अगर आप जीआई को समझते हैं तो इसका आंसर तुरंत है लो जीआई वाला। क्लियर है तो बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। कोई भी नहीं, ना तो कोई हैंड रेज करेंगे, ना बताएंगे माइक खोल के, ना ही हम सब करेंगे। तो क्लास में जुड़े क्यों हैं आप लोग? कथा सुनने के लिए, बाद में प्रसाद मिलना है। आज तो प्रसाद नहीं मिलेगा, तो फिर क्यों ही जुड़े हैं? प्रसाद आज नहीं मिलेगा। आइए, घटक और उपघटक कहा गया। वसा, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, प्रोटीन, ये हम लोग पहले कर चुके हैं। ये क्वेश्चन ये फिर से आया हुआ है, उम्मीद है सभी लोग कर लेंगे। वसा, मोनो, डाई और प्रोटीन, इसमें क्या क्या होगा? आशा जी कह रही हैं 1, ए का फोर्थ जी, और बी का फ्रुक्टोज हो जाएगा, सी डाइसेक्राइड सुक्रोज, प्रोटीन, ट्रिप्टोफैन। प्रोटीन डी, प्रोटीन का 1 हो जाएगा। प्रोटीन का सब लोग ए ही कह रहे हैं, सब लोग ए कह रहे हैं। तो वसा हो गया आपका ये लिनोलेनिक अम्ल हो गया। मोनोसेक्राइड्स हो गया आपका फ्रक्टोज, फ्रक्टोज वाला पढ़ा हुआ था हम लोगों ने। डाइसेक्राइड्स आपका हो गया सुक्रोज, और प्रोटीन ट्रिप्टोफैन हो गया, प्रोटीन ट्रिप्टोफैन। ये सभी लोगों का कहना है और आपका उत्तर बिल्कुल सही है। लियोनेनिन अम्ल जो है वो पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। लियोलेनिन वाला जो है अखरोट में, अलसी में पाया जाता है। मानव शरीर इसको खुद नहीं बना सकता है, इसे बाहर से सप्लीमेंट के तौर पर लेना पड़ता है। फैट के मेटाबॉलिज्म में भी ये भूमिका निभाता है। मोनोसेक्राइड्स ग्लूकोज और फ्रक्टोज, मोनोसेक्राइड्स हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। डाइसेक्राइड्स में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज है। माल्टोज डाइसेक्राइड्स हैं। और ट्रिप्टोफैन जो है वो एक एमिनो एसिड है, यानी प्रोटीन है। ट्रिप्टोफैन एक एमिनो एसिड है जो प्रोटीन है। अगले सवाल पर आते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। विटामिन और रोग की बात आती है। एक तरफ देखिए विटामिन दिया हुआ, उसकी कमी से कौन से रोग होते हैं उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। थायमीन है, नियासिन है, बायोटीन है, साइनोकोबालामीन है। सियानो लिखा हुआ, बेसिकली साइनोकोबालामीन, एनटीए में जैसा लिखा था वैसा लिख दिया हुआ। ये साइनोकोबालामीन B12 है। तो उम्मीद है सारे लोग कर लेंगे। ज्योति जी ने कहा चौथा ऑप्शन सही कह रही हैं ज्योति जी, बाकी लोग भी बताइए क्या होगा। अंशुका जी कह रही हैं 4th, आशा जी भी 4th कह रही हैं, चौथा है। थायमीन को B1 कहा जाता है। अब माइक बंद रख के बोल जाइएगा। थायमीन B1, थायमीन B1, नाइसिन B3, नाइसिन B3। थायमीन की कमी से बेरी बेरी कई बार पूछा गया है, आगे भी आएगा ये क्वेश्चन। नाइसिन B3 पेलाग्रा नामक रोग होता है। बायोटीन B7 कहा जाता है, डर्मेटाइटिस हो गया। साइनोकोबालामीन B7, B12 B12 हाँ ये गलत हो गया है। साइनोकोबालामीन B12 पर्नीशियस एनीमिया, ये ऑटो इम्यून डिजीज है बेसिकली। ठीक है, आइए। बेरी बेरी रोग क्या है? हृदय और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करता है। पेलाग्रा क्या है? पेलाग्रा में भी चकत्ता पड़ता है स्किन पे, पेट दर्द, उल्टी भी होता है इसमें, मेमोरी कमजोर हो जाती है। उसके बाद डर्मेटाइटिस का स्किन से संबंधित तो हो ही गया, बाल बोला, डर्मेटोलॉजी में ही बाल भी आता है। पर्नीशियस एनीमिया क्या है? तो B12 का अवशोषण नहीं कर पाता है शरीर, ये एक रोग हो जाता है, और उसकी कमी भी से भी, इसलिए उसकी कमी हो जाती है। अब हम लोग आ रहे हैं दिसंबर 2023 में पहुंच गए। वर्षा जी ने आंसर भी दे दिया। बाल्यावस्था में प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? मरासमस, क्वासिकोर, रिकेट्स, केरेटोमलेशिया, जीरोप्थेल्मिया। तो मरासमस और क्वासिकोर होता है, ये याद कर लीजिएगा। बाल्यावस्था में प्रोटीन की कमी से क्या होता है? मरासमस और क्वासिकोर होता है। ए और बी वाला उत्तर सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बाल्यावस्था में प्रोटीन की कमी से मुख्यतः 2 रोग होते हैं, क्वासिकोर और मरासमस। क्वासिकोस में जो पेट में सूजन हो जाता है, पैर वैर एकदम पतला हो जाता है, कई बार तो पैरों में भी, पंजों में भी सूजन हो जाता है, लेकिन पेट बड़ा सा निकल जाता है। मरासमस हड्डियों का ढांचा बन जाता है। अपाचन के मुख्य कारण है, थोड़ा कॉमन सेंस लगा करके इसको देखिएगा, इस क्वेश्चन को।
अपाचन, हाजमा खराब हो गया एकदम, बदहजमी हो गई, किस किस से होगा बदहजमी? ACE ए सी और ई होगा, ठीक है चलिए। गरम मसाला, गरम है, इसका कोई मतलब ही नहीं, तो ऐसे ही दे दिया होगा। विटामिन खनिज बहुत लेना, ये भी ऐसे ही है, ए सी और ई होगा, ठीक है, ए सी और ई, कॉमन सेंस वाला थोड़ा सवाल था, ए सी और ई। आइए, जब परेशान होता है तो पेट खराब हो जाता है, जब बहुत मानसिक परेशानी होती है, ध्यान रखिए। फरवरी 2023 में हम लोग पहुंच गए हुए हैं। बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स का सवाल है। ऑप्शन वजन 1 किलोग्राम मीटर वजन किलोग्राम में भागा देना है, लंबाई आप मीटर स्क्वायर। लंबाई स्क्वायर, लेकिन मीटर में लंबाई होनी चाहिए और ये किलोग्राम में होना चाहिए, ध्यान देंगे। वजन किलोग्राम में ही और लंबाई मीटर में ही करके मीटर को डबल कर देना है। 2 है तो 2 गुना 2 4, 4 है तो 4 गुना 4, लेकिन 4 मीटर का कौन ही होगा। किसी व्यक्ति का वजन किलोग्राम में, स्टेप बाय स्टेप यहाँ दिया हुआ है, किसी व्यक्ति का वजन किलोग्राम में पहले नापना है, फिर उसकी हाइट को मीटर में नाप लेंगे, फिर उसकी हाइट जो है उसको वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी अगर ऊंचाई 2 मीटर है तो 2 गुना 2 4 हो गया उसका। अब उसके वजन को हाइट के वर्ग से भाग दे देंगे। तो अब मान लो वजन हो गया 80 किलो, तो 80 में 4 से दे देंगे तो 20 हो गया। 80 में 4 से भाग दे देंगे, यानी कि वजन किलोग्राम में भाग देंगे, उसकी लंबाई जितनी है मीटर में लंबाई होनी चाहिए, उसके स्क्वायर से भाग दे देंगे। तो वजन किलोग्राम भागा लंबाई स्क्वायर, ठीक है। आइए, तो अब इस तरह से बीएमआई कैटेगरी लंबाई के हिसाब से वजन का अनुपात बताता है। 18.5 से कम है तो अंडरवेट होगा, 18.5 से 24.9 है तो हेल्दी वेट होगा, 25 से 29.9 है तो ओवरवेट होगा, और 30 से ज्यादा हो गया, 30 या 30 से ज्यादा तो ओबेसिटी हो गया, बीमारी हो गई। ये 4 कैटेगरी भी हमें याद रखना है बीएमआई का, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन और आएगा तो वहां पर ध्यान रखिएगा, उम्मीद है सभी लोगों को जवाब फिर वहां आना चाहिए। कीटो जनित अमीनो अम्ल के उदाहरण हैं, ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं, उम्मीद है इसका जवाब आप लोग को। CD ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, टायरोसिन और फेनिलेनाइन, ठीक है, ठीक है। कीटोज बॉडी में आ गया तीसरा वाला सीडी। इसको फिर नहीं देखते हैं। अब जुलाई 2022 के पीवाईक्यू में हम लोग पहुंच गए हुए हैं। इसमें दिया हुआ है, मधुमेह में इंसुलिन संवेदनशीलता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस लगाइए जरा सा, इसमें देखिए। हाई प्रोटीन लो कार्बोहाइड्रेट। हाई प्रोटीन लो कार्बोहाइड्रेट, यही होगा पक्का? जी वर्षा देने वाला आंसर, ठीक है। उच्च प्रोटीन लो कार्बोहाइड्रेट, ये कॉमन सेंस वाला सवाल है, बिल्कुल सही है बी वाला उत्तर। क्योंकि उच्च कार्बोहाइड्रेट उच्च प्रोटीन लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा, ग्लूकोज बढ़ेगा, इंसुलिन की मांग बढ़ाएगा वो। उच्च प्रोटीन अल्प कार्बोहाइड्रेट लेगा तो कार्बोहाइड्रेट कम है तो ग्लूकोज ग्लूकोज का लेवल ऐसे कम होगा तो पैंक्रियाज को बहुत अधिक इंसुलिन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रोटीन जो है धीरे धीरे पचता है तो लगेगा पेट भरा हुआ है। अल्प प्रोटीन अल्प कार्बोहाइड्रेट भी ठीक नहीं है, अल्प कार्बोहाइड्रेट मददगार तो है लेकिन प्रोटीन की कमी से शरीर में दिक्कत हो सकती है। अल्प प्रोटीन उच्च कार्बोहाइड्रेट तो ऐसे भी ठीक नहीं है, उच्च कार्बोहाइड्रेट हो गया तो दिक्कत हो ही गया, फिर तो वो ग्लूकोज बनाएगा जम के। अब यहाँ पर है विटामिन और कार्य, उम्मीद है ये भी तुरंत कर लेंगे आप लोग, खटाखट कर लेंगे। देखिए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन कैल्शियम और B6, फास्फोरस। विटामिन के, बहुत जल्दी कर लेंगे। हाँ, रक्त का थक्का किससे जमता है? के विटामिन के। अगर विटामिन ये के फर्स्ट जोड़ वाला दिया ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन आ गया, फर्स्ट वाला उसी से होगा। आ जाएगा। जी विटामिन डी क्या हो गया? कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करेगा। जी। विटामिन ई क्या हो गया? ई मस्तिष्क स्नायु ऊतकों में ऊर्जा रूपांतरण। होगा, ये होगा। जी हाँ देख लीजिए एक बार, बी वाला तो ये होगा ना, कोशिका कोशिका मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के, हाँ कोशिका मेम्ब्रेन करेगा। कोशिका मेम्ब्रेन। विटामिन B6 ये होगा आपको मस्तिष्क और स्नायु ऊतकों में ऊर्जा रूपांतरण, होगा यही ना, बताइए। जी 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 सर। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ। अब इसको फिर से देख लीजिए,
विटामिन डी हड्डियों, दांतों, मांसपेशियों को स्वस्थ रहता है और आंतों से कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करने में मदद करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करता है, तंत्रिका तंत्र को में भी सहायता करता है। तो मेन तो यहाँ कैल्शियम फास्फोरस वाला पूछा गया था, वो हो गया। विटामिन ई है, त्वचा बालों के पोषण में तो अच्छा है ही, ये स्वस्थ बनाए रखता है, फ्री रेडिकल्स को भी ये खत्म करता है, उससे भी बचाता है। विटामिन ई वसा में घुलनशील है, इसीलिए वसायुक्त घटकों के साथ जटिल संरचना बनाता है। कोशिका झिल्ली में ये मिला होता है, कोशिका झिल्ली में, उसमें लचीलापन और मजबूती लाता है। विटामिन ई कोशिका झिल्ली में होता है। अब विटामिन बी6 ये जल घुलनशील विटामिन है जो मस्तिष्क के विकास, तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में बचपन से पढ़ा हुआ है, हड्डियों में भी मजबूत करता है, लेकिन मेन रक्त का थक्का विटामिन के हम लोग जानते हैं। एक चीज यहाँ पर देख लीजिए इसको, ये आगे 2-3 बार ये सवाल आएगा तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील, जल में घुलनशील बीसी है, जल में घुलनशील बीसी है। वसा में घुलनशील एडीईके है, वसा में घुलनशील एडीईके है, एडीईके वसा में घुलनशील केडा हाँ कीड़ा एडेक भी कहते हैं सर। केडा केडा एडेक एडेक हाँ नहीं सर, उल्टा के- करेंगे तो कीड़ा होता है ना। केडा उल्टा आएंगे कीड़ा केडा कीड़ा हाँ कीड़ा जी कीड़ा केडा हाँ, उल्टा देखेंगे तो कीड़ा ही होगा। कीड़ा से अच्छा याद है। चलिए, अच्छा चलिए, कीड़ा वसा में कीड़ा हो जाता है। केडा नाम याद करने का वो है। नहीं, कैसे करेंगे इसको, वसा से कैसे जोड़ेंगे कीड़ा को, आपने कहा था, हमने ले लिया। नहीं केडा उल्टा, जैसे के एडे एडी ई के है ना, तो सर KEDA ऐसे पढ़ लेंगे केडा। मतलब सर ये हाँ, अल्फाबेट एकदम याद याद आ करने के जाता है। लिए। ठीक है जी। चलिए, आई कोई नहीं, वैसे सबको याद होगा, ये बहुत कॉमन है। जल में घुलनशील बी और सी, उसके अलावा जो बचा सब 20 एक याद कर लीजिए, जल में घुलनशील BC हो गया, और क्या, बाकी तो कोई बात। अब ये फिर से बॉडी मास इंडेक्स वाला आ गया, कौन सी मापनी सही है। अब कौन सी फर्स्ट मापनी वाली सही है, फर्स्ट वाली नहीं है, फर्स्ट मीटर वर्ग, हाँ फर्स्ट वाली। तो किलोग्राम और वर्ग मीटर, ध्यान रखिए मामला निकल गया, लंबाई का जी। वर्ग मीटर किलोग्राम में भागा दे देंगे, पहला जी। वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर उसी चीज पे लिखा हुआ, क्यों ही 2 बार समय बर्बाद करो। कुपोषण के लक्षण हैं, अब ये भी कॉमन सेंस का सवाल है। कुपोषण के अतिपोषण, लक्षण, अल्प पोषण और असंतुलित पोषण, ACE। तीनों आ जाएगा। कॉमन सेंस का इसलिए है कि उचित पोषण तो कुपोषण होगा ही नहीं, संतुलित पोषण तो कुपोषण होगा ही। नीचे 3 पूछ रहा है, ये दोनों कट जाएगा, तो जी। बचेगा 2 ही, अति पोषण, अल्प पोषण, असंतुलित पोषण। यही ऑप्शन आएगा MCQ के हिसाब से। ठीक है, A, C और E, ACE किसमें है, तीसरे वाले में। ठीक है, इसलिए व्याख्या इसमें लिखा नहीं। सूची 1 सूची 2 का मिलान करें, एक विटामिन है और उसकी कमी से रोग कौन सा होता है वो देखना है। अब यहाँ पर सवाल आ रहा है विटामिन बी, विटामिन बी C, पेलेग्रा, इनसे पेलेग्रा होगा, पेलेग्रा विटामिन C स्कर्वी हो जाएगा। पीछे से करवी हो जाएगा सर। B सी से विटामिन जैसे सूखा रोग, विटामिन बी सूखा से रोग सूखा हो रोग, जाएगा। विटामिन E से कुपोषण। हाँ जी। देखिए इसमें 3 ही मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये 3 है, 3 का लग गया, तब एक ही बेचारा बच रहा है ई। तो चलिए कुपोषण में जोड़ दीजिए, क्योंकि कुपोषण में तो बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। तो लास्ट में जी। बचता है एक है, बाकी सब जो है वो हो जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा देख लीजिए। बी का हो गया 4 पेलाग्रा, ए का 4 किसमें, 2 में है। सी का हो गया स्कर्विट, बी का 3 किसमें है, पहले वाले में है, और पहले किसमें वाले है? ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। इसमें। ठीक है, पहला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा उसके कारण रीजन है। विटामिन B12 RBC में DNA के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। तर्क है, इसकी कमी से कोशिका की परिपक्वता नहीं होती और कोशिका विभाजन में कमी आती है। बताइए दोनों क्या सही है, कहते हैं? व्याख्या भी सही है। दोनों सही है सर। अभिकथन A बिल्कुल सही है, और R जो है वो उसकी व्याख्या है, सही व्याख्या है ना, सही व्याख्या। तो पहला ऑप्शन सही होगा। आइए, दोनों ही सही है। विटामिन B12 की कमी DNA से क्या होता है, जो DNA है उसके संश्लेषण में बाधित होता है,
लाल रक्त कोशिकाएं जो है उसका आकार बढ़ जाता है, विभाजन नहीं होगा, आकार बढ़ जाएगा, परिपक्व भी नहीं हो पाता ठीक से। इस स्थिति को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, B12 की कमी से। B12 कमी से और भी कई चीजें होती हैं, एक ये भी है। प्रोटीन में कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, पहले हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ था, 22 22 सर। 22 वाला हो, 22 पहले हम लोगों ने इसको किया हुआ है। अब ये क्वेश्चन है, जून 20 में पहुंच गए, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविन, एंगुलर स्टेमाइटिस। रट लिया हुआ आशा जी ने, बहुत बढ़िया। एंगुलर स्टोमेटाइटिस होता है, ठीक है। राइबोफ्लेविन किसको कहते हैं? राइबोफ्लेविन B2 को कहते हैं। देखिए इसमें रोग कैसा होता है, तस्वीर में देखिए, दोनों तरफ नहीं, ये फटने सा लग जाता है, ये फट जाता है। गांव में देखोगे बहुत सारे लोगों का ये फटा हुआ सा मिलता है, वो उनको पता नहीं चलता है कि हुआ क्या है, विटामिन B2 की कमी हो गई हुई है, इसीलिए जो है इसको एंगुलर चेइलाइटिस भी कहा जाता है, चिलोसिस भी कहा जाता है, इसी को स्टेटोमाइटिस भी कहा जाता है, एंगुलर स्टेटोमाइटिस। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये भी एक शब्द दिया हुआ है, एक प्रकार का रक्त विकार है। मेगालोब्लास्टिक अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, B12 की कमी से जो होता है, तो इसको अब क्या ही पूरा डिटेल में देखें, जिसमें वही लाल रक्त कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं। पेलेग्रा हुआ, ये हम लोगों ने पहले देखा हुआ। पेलेग्रा में 3 चीजें मुख्य आती हैं, त्वचा पर जो है वो रूखापन हो जाएगा, अतिसार डायरिया हो जाएगा, और भूलने की थोड़ी सी बीमारी हो जाती है। पर्निशियस एनीमिया भी दिया हुआ है ऊपर। पर्निशियस एनीमिया क्या होता है? ऑटो इम्यून डिजीज होती है, और छोटी आंत में भोजन से पर्याप्त विटामिन B12 अवशोषित नहीं कर पाता है, इससे शरीर में वही RBC वाला जो है इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। B12 से कई रोग होता है। ये क्लियर हो गया ना? अगले सवाल पर आते हैं, निम्नलिखित में से किन खाद्य पदार्थों में बहु असंतृप्त वसीय होता है? हिंदी में ये है, थोड़ा टफ है, इंग्लिश में देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स हैव अ हाई परसेंटेज ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? पॉली अनसैचुरेटेड, पहले समझिए सैचुरेटेड फैट क्या होता है। वो आपके शरीर में जा करके वो भूलेगा नहीं कहीं पे, वो जमता चला जाएगा। तो घी रूम मक्खन टेम्परेचर ज्यादा पे जमा रहता है ना। हाँ, लो टेम्परेचर पे जो जमा रहता है, मतलब रूम टेम्परेचर पर, वो हो गया आपको सैचुरेटेड फैट। तो सैचुरेटेड घी और मक्खन तो जमा ही रहता है जनरली। सरसों तेल, मछली का तेल, तिल का तेल होगा ये अनसेचुरेटेड में मछली का तेल, तिल का तेल है। सरसों का तेल जो है मोनोसेचुरेटेड होता है, मोनो अनसेचुरेटेड होता है, माफी चाहूंगा, मोनो अनसेचुरेटेड होता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन जो है, चूंकि हमारे पास पॉली में 3 लेना है, तो मछली का तेल, तिल का तेल तो होगा ही, B और E, और CD होगा नहीं, तो A को साथ में मिलाना पड़ेगा, तो A, B और E का ऑप्शन हम लेंगे, A, B और E का ऑप्शन लेंगे। अच्छा, नीचे है, ये चौथा वाला ऑप्शन होगा। संतृप्त वसा होता है घी और मक्खन में, ठीक है। आइए, सरसों तेल, इसमें मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है, MUFA कहा जाता है। मछली के तेल में ये भी पॉली अनसेचुरेटेड होता है, मछली के तेल में। घी में तो पूरा सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, मक्खन में भी सैचुरेटेड फैट होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तिल के तेल में भी मोनो अनसेचुरेटेड होता है। तो अनसेचुरेटेड जो भी हुआ वो फायदेमंद होता है। नारियल तेल में भी सैचुरेटेड होता है, ध्यान रखिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित मेवों में उपस्थित वसा की प्रतिशत मात्रा के अनुसार उनके घटते क्रम में व्यवस्थित करें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना मुझे शंका है, तो अब क्या ही करें, NTA ने तो कुछ दिया हुआ है। ज्यादा इसमें अखरोट में मूंगफली, सबसे ज्यादा होगा ना। बादाम, मूंगफली, काजू। ठीक है। अब इसमें देखिए एक NTA ने क्या किया है, यहाँ MCQ में ऐसे ही चलता है, तो क्या करें हम लोग इसमें जानते हैं सबसे ज्यादा अखरोट में होता है। तो अखरोट इसमें सबसे ज्यादा में किसी में भी शुरुआत नहीं हो रहा है, एक में ही अखरोट से शुरुआत हो रहा है, तो चौथा ऑप्शन ही सही होगा। लेकिन उसके बाद इन्होंने D दे दिया हुआ है काजू, जबकि काजू होगा नहीं। उसका B दिया हुआ मूंगफली, उसके बाद A सबसे लास्ट में दिया, जबकि अखरोट के बाद बादाम होना चाहिए। लेकिन क्या करें, ऑप्शन में C जो है एक चौथे में ही है, तो अब ये उस हिसाब से गड़बड़ है चौथा ऑप्शन। NTA के हिसाब से हो गया अखरोट, काजू, मूंगफली, बादाम, लेकिन होना चाहिए अखरोट, फिर बादाम, काजू, पिस्ता में भी होता है। मूंगफली का मुझे वो
एग्जैक्ट नहीं मिला तो मैंने नहीं लिखा होगा, ठीक है। अखरोट में देखिए 100 ग्राम में क्या चीज, गूगल पे 40% है मूंगफली का। मूंगफली 40%। अनिका जी गूगल का जो है ब्रांड, ठीक है, चलिए 40 है उसका, तो मूंगफली लास्ट में होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया अनिका जी, तुरंत एक तरफ गूगल को लेकर बैठे हुए हैं, पैसा दियो गूगल वाले ने आपको दिया है। चलिए दोनों स्थिति ठीक है, गूगल भी बहुत मदद करता है। दिसंबर 2019 में पहुंचते हैं हम लोग। वयस्कों में विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कहा गया है, ध्यान। ओस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया होता है ना, हड्डियां टेढ़ी। हाँ, रिकेट्स बच्चों में होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होती है। बच्चों में क्या होता है सर जी? रिकेट्स बच्चों में रिकेट्स। रिकेट्स होता है। ये क्वेश्चन घुमा के हो सकता है इस बार भी पूछ दे, बहुत पहले का है, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया और एक बार ये ऑस्टियोमलेशिया पूछा गया है। बच्चों में और वयस्कों में अलग अलग होता है, तो ये वयस्कों की बात हो रही है, ऑस्टियोमलेशिया यहाँ होगा। बच्चों की बात आएगी तो रिकेट्स होगा, रिकेट्स को कहते हैं, ठीक है। हड्डियों का नरम। सर इसमें ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ये ध्यान रखिएगा, तीनों चीज लिख लीजिए। कौन सा दूध प्रोटीन का विपुल भंडार है? सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में मिलेगा? भैंस का दूध। भैंस का दूध। भैंस का दूध में मिलेगा, मोटा दूध होता है, प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है, हार्ड होता है पचाने में, इसलिए भैंस का दूध बहुत मुश्किल होता है। बच्चों को क्यों कहा जाता है गाय का दूध पिए? योगी क्यों कहते हैं गाय का दूध पिए? आसानी से पच जाता है गाय का दूध। भैंस का दूध थोड़ा सा मुश्किल होता है। बच्चों को कई बार अगर नहीं मिल रहा है कुछ तो क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं। देखिए भैंस के दूध में 3.6 से 4 ग्राम तक प्रोटीन होता है 10 मिलीलीटर में, और बकरी के दूध में भी कम नहीं होता है, बकरी का दूध भी हार्ड होता है। गाय के दूध में थोड़ा सा उससे बकरी से थोड़ा कम हुआ, 3.2 से 3.5। और महिला का दूध मतलब माँ का दूध इसलिए आसानी से पच जाता है ना बच्चों को, उसमें और भी प्रोटीन कम होता है। अगले सवाल में आते हैं हम लोग। शरीर सौष्ठव के लिए वर्गीकृत भोजन के अंतर्गत कौन सा खाद्य पदार्थ आता है? बॉडी बिल्डिंग की बात आ रही है, शरीर सौष्ठव, बॉडी बिल्डिंग क्या होगा? बीसी। बीसी, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो प्रोटीन दाल में और मांस में मिलेगा, तो बी और सी ऑप्शन होगा यहाँ पर, बी और सी। बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन सबसे प्रमुख पोषक तत्व है, तो प्रोटीन जिसमें होगा वो ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? जल में कौन सा बताइए? बी सी है, उसके आगे जो है सब वसा में वाला में चला जाएगा, तो बी सी है। संजोग से यहाँ बी और सी में ही ऑप्शन दिया है। कंफ्यूज कब करेगा? ए में जब विटामिन बी दे दिया जाता और डी में विटामिन सी दे दिया जाता तो ये आंसर बहुत लोग गलत करके आ जाते। तो ए बी सी डी यहाँ भी दिया हुआ, ए बी सी डी गड़बड़ हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा भी होता है। तो बी और सी किस में है? तीसरा वाला ऑप्शन सही। ये वाला अगली बार से देख के आइएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, जून 2019 में पहुंच गए हम लोग। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा होती है? सोयाबीन में सबसे ज्यादा होता है, चना होगा, उसके बाद अरहर, फिर जाके मूंग होगा। तो मूंग जो है पाचन में आसान होता है ना, कहते हैं एकदम पथ्य आहार है मूंग। सबसे पहले सोयाबीन हो गया, फिर चना हो गया, फिर अरहर है, फिर मूंग है। विटामिन सी के मुख्य स्रोत हैं ताजे फल, यकृत, हरी पत्तेदार अंडा। दो लेना है इसमें, ताजे फल और हरी पत्तेदार सब्जियां। ताजे फल और हरी पत्तेदार सब्जियां, ए और सी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर रुकने की जरूरत ही नहीं। निम्नलिखित में से क्या क्या सूक्ष्म पोषक तत्व हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व, विटामिन, खनिज लवण, बीसी, डी एंड सी। जी सर, विटामिन और खनिज लवण। विटामिन और खनिज लवण। हाँ, ये मैक्रो हो गया, वसा और प्रोटीन मैक्रो हो गया, माइक्रो हो गया विटामिन और खनिज, बी और सी बिल्कुल सही, बी और सी। पोषक तत्वों को दो श्रेणी में बांटा जाता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो हो गया जो जिसकी ज्यादा मात्रा की जरूरत होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वसा है, मोटी मोटी बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा शरीर को जरूरत होती है। और माइक्रो की जरूरत बहुत कम होती है, सूक्ष्म मात्रा से ही काम चल जाता है, विटामिन और खनिज वाला।
अब हम लोग दिसंबर 18 पर पहुंच गए हुए हैं। शाकाहारी भोजन में प्रोटीन के प्रमुख स्रोत क्या हैं? प्रोटीन के प्रमुख स्रोत इनमें से देखिए। सब्जियां, दाल और अनाज। दाल और सब्जी। दाल और अनाज। दाल और सब्जी अनाज। कहाँ से? दाल और अनाज, ठीक है। तीसरा चौथा दाल अनाज, ये मेन जो ऑप्शन है उसी में से लेना है। तो तीसरा चौथा होगा ये वाला, दूसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाओं को ऊर्जा व्यय कैलोरी प्रति घंटा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखते हैं किनका किनका सही होता है। चलना सबसे पहले, ना, फिर ठीक है, दौड़ना, चलना फिर पहले। तैरना, दौड़ना, फिर तैरना, फिर सीढ़ियाँ फिर चढ़ना। सीढ़ी अरे चढ़ना। क्या बात है, हो गए ना गड़बड़ सब लोगों का। तैरना पहले आएगा, फिर दौड़ना। लास्ट में आएगा सर। चलना, तैरना, दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना। जी सर। पहले स्विमिंग आएगा ना। हाँ, पहले चलना आएगा सर, पहले चलना आएगा और लास्ट पहले में सीढ़ी चलना, चलना। फिर जो है तैरना, फिर जी सर। फिर फिर दौड़ना, दौड़ना, फिर सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ चढ़ना। चढ़ना। सीढ़ी सबसे चढ़ना। लास्ट में। जी सर। फर्स्ट लास्ट, ऑप्शन। ठीक है, ये होगा 2 वाला, उसका 3 वाला, 2 3 वाला, इसमें हाँ, पहला वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। ध्यान रहे, क्यों चलने में 200 से 400 कैलोरी प्रति घंटा, आप कैसे चल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तैरने में 400 से 700 कैलोरी प्रति घंटा, दौड़ने में 600 से 900 कैलोरी प्रति घंटा, सीढ़ी चढ़ने में सबसे ज्यादा 600 से 1000 कैलोरी प्रति घंटा। जब हम लोग जाते हैं ना मेट्रो में, तो मेट्रो में क्या है, दिल्ली मेट्रो में क्या हुआ है कि उसमें सीढ़ियों पे लगा लिखा हुआ है, इतनी सीढ़ियां आप चढ़ोगे तो इतनी कैलोरी बर्न कर रहे हो, उस पर लिखा रहता है। किस अनाज में सर्वाधिक रेशा पाया जाता है? अब रागी। यहाँ रागी में मैं भी यही जानता हूँ कि रागी में पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है गेहूं, अब समझ में नहीं आया। रागी होना चाहिए, यहाँ गेहूं दिया हुआ है। रागी में चलिए, कैल्शियम ज्यादा होता है। उत्तर में गेहूं दिया हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन अगला है, ऊर्जा के समृद्ध स्रोत हैं। व्हाट आर द रिच सोर्स ऑफ एनर्जी? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। कार्बोहाइड्रेट। सॉरी, कार्बोहाइड्रेट। बस सर। ये और भी बहुत सिंपल है, वसा और कार्बोहाइड्रेट। वैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सेम होगा क्या? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में सेम होता है क्या? नहीं। अच्छा देखिए तो नीचे टेबल जरा, 4.5 समथिंग 4 और 4.5 के अंतर रहता है बस। तकरीबन बराबर ही होता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में। 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी होता है, कार्बोहाइड्रेट में भी 4 तकरीबन है, प्रोटीन में भी 4 है, विटामिन में तो होता ही नहीं है। अब सवाल यहाँ ये है कि अगर वसा 1 है, बी और सी अगर मान लीजिए बराबर है, तो यहाँ लेना है 2 ही, तो ए के साथ में किसको लेंगे? ए और सी का कोई ऑप्शन है ही नहीं है यहाँ पर। कार्बोहाइड्रेट से इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। दरअसल ऑप्शन में भी तो ए सी नहीं है, ए और बी ही ऑप्शन में है, ए सी है ही नहीं। ए और बी वैसे भी सही होगा, ठीक है। किलो कैलोरी, इंस्टेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, यहाँ बात हो रही है किलो कैलोरी। जी जी। कोई बात नहीं, ठीक है, समझ गए सभी लोग। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करेंगे। सूची 1 सूची 2, विटामिन B1 B2 B12 और B3। हाँ, मुझे उम्मीद है कि सभी लोग कर लेंगे क्योंकि अभी किए होंगे। B1 बेरी बेरी। नेगोप्लास्टिक एनीमिया क्या कहाँ से आएगा? B12 हो जाएगा। B12। ठीक है, ठीक है। एंगुलर वाला भी कहीं आया था क्या? फर्स्ट वाला ऑप्शन है। B1 वेरी वेरी हो जाएगा। B2 एंगुलर स्टेटोमाइटिस, जिसमें हॉट साइड से फट रहे थे, वो था। और B3 B3 चलेगा, ये सही है, देख लीजिए। जी सर। नहीं, एंगुलर वाला शायद गड़बड़ है सर। एंगुलर B3 पहले ग्रह ही होगा सर। B3 तो 3 में है। B3 पे लिखा होगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं पहले, फिर आते हैं इस पर, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रुक जाएंगे, 2 मिनट कर लेंगे। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी, सबसे पहले बेरी बेरी ही कर लीजिए, बेरी बेरी। B2 की कमी से हो गया एंगुलर एस्टोमेटाइटिस, एंगुलर एस्टोमेटाइटिस। B12 वाला तो इसमें तो किसी को दिक्कत है ही नहीं। B3 हो गया पेलाग्रा, हो गया पेलाग्रा, ठीक है। तो अब देखिए विटामिन B1 बेरी बेरी हो गया, ठीक है। B2 हो गया एंगुलर, B12 हो गया मेगोलोप्लास्टिक एनीमिया, B3 हो गया पेलाग्रा। तो अब कंफ्यूजन नहीं है ना? अब कौन सा ऑप्शन आएगा? B1 का 2, ए का 2 वाला
B2 लास्ट वाला ऑप्शन, फोर्थ B का ऑप्शन। B का 3 चौथा वाला है फोर्थ जी ऑप्शन जी। ठीक हाँ है सर, ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है। आइए चौथा ऑप्शन। अगले सवाल पर आते हैं। नवंबर 2017 कंप्लीट होने वाला है। किसी वयस्क के लिए प्रोटीन की जो एक रिकमेंडेड दैनिक मात्रा कितना, द रिकमेंडेड डेली पर इनटेक ऑफ पर प्रोटीन ग्राम पर केजी, 1 ग्राम पर किलो ग्राम पर केजी शरीर भार। जैसे आप 60 किलो के हैं तो 6 ग्राम चाहिए प्रोटीन रोज, यही हुआ ना जी इसका अर्थ? जी 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 सर। हाँ यही है। ये अक्षय कुमार जी का कोई ऐड देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था। वैसे होता है ये 0.8 ग्राम होता है, लेकिन वो ऑप्शन में तो है नहीं, तो लेकिन 1 ग्राम माना जाता है, उसको अब 1 ग्राम ही मान चला जाता है। आइए, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा घुल्य हैं? वसा में घुलने वाला। हाँ डी ए। एडी। अब कीड़ा कीड़ा करते रहिए, आप कीड़ा ढूंढते रहिए। कीड़ा कीड़ा आपका AD ठीक है। BC याद कर लीजिए, बाकी तो हो ही गया। ठीक है, आइए अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी से लीजिए, क्वेश्चन आ गया था। रिकेट्स। और अब वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्ट्रेलिया सर। बुजुर्गों में आप में से किन्हीं ने कहा ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया ही बाद में ऑस्टियोपोरोसिस में बदल जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में बदल जाता है। ठीक बात है। आइए, बच्चों में रिकेट्स होगा। अब हम लोग पहुंचेंगे, एक क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और लौह वाला। बहुत आसान सवाल है। विटामिन ए A अच्छी क्या दृष्टि के होगा? लिए आवश्यक, अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक। दृष्टि। विटामिन डी हड्डियों के लिए मजबूत। मजबूत बनाता है। विटामिन के रक्त जमाने के लिए अनिवार्य। थर्ड ऑप्शन होगा और लौह तत्व हीमोग्लोबिन के लिए। हीमोग्लोबिन निर्माण हेतु अनिवार्य। क्या बात है। थर्ड ऑप्शन। कहने की जरूरत ही नहीं है, सही है, पढ़ लेते हैं आगे। हम लोग पहुंच गए लास्ट जनवरी 2017 का सवाल है। कैल्शियम की सर्वाधिक रागी। मात्रा, रागी में सर। लेकिन दूध से भी ज्यादा रागी में होता है। पालक केला से भी ज्यादा कैल्शियम रागी में होता है, जिसको मड़वा बोलते हैं। गांव में जी। बोला जाता है गरीबों का भोजन, लेकिन देखिए अब शहर में लोग खरीद खरीद के, जिस होटल में रागी का वो डोसा वोसा बनता है ना, इडली बड़ा महंगा मिलता है। अब लोगों को समझ में आ रहा है। रागी में 344 से 350 मिलीग्राम होता है 100 ग्राम में। दूध में तो 120 मिलीग्राम ही होता है। पालक में 99 मिलीग्राम, केला में तो 5 से 6 मिलीग्राम ही होता है। हमारे आहार के प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स किसको कहते हैं बताइए? प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स क्या? मुख्य पोषक तत्व। प्रोटीन और वसा को सर। प्रोटीन्स और फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। प्रोक्सीमेट दरअसल क्या होता है, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए ना, मैक्रो तो वसा हो गया और प्रोटीन हो गया और क्या, कार्बोहाइड्रेट हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स। जी। हाँ ठीक है, उदित जी पूरा ही कर रहे हैं, पूरा ही अपलोड कर रहे हैं। तो भोजन के वे प्रमुख आवश्यक घटक जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊतकों का निर्माण और मरम्मत करते हैं, इन्हें मुख्य रूप से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा हो गया। ठीक है, उसी को ये प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आहार द्रव्यों में उपस्थित विटामिन सी की मात्रा को उनके घटते क्रम में करना है। यहाँ पर घटते क्रम में पहले आंवला पहले आंवला, आंवला, फिर आंवला, अमरूद, आंवला, फिर संतरा, फिर टमाटर। किसमें होगा सबसे ज्यादा? आंवले में। आंवला में होगा। आंवला, उसके बाद आंवले में अमरूद होगा। में। संतरा फिर अमरूद में देखिए विटामिन सी बहुत होता है। जी, फिर संतरा, फिर संतरा, टमाटर। फिर टमाटर होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। आंवले में बहुत होता है विटामिन सी। ठीक है, यहाँ हमारा संपन्न हो गया। फूड एंड न्यूट्रिशन वाला भी कंप्लीट हो गया हमारा आखिरकार।